की उम्र ही क्या है अभी? 18-19 साल के तो हो गए शायद। कोई मुझसे भी छोटा है क्या? सबसे छोटा तो मैं ही हूँ यहाँ पे। है ना? 18-19-20 साल के हो गए हार्डली, है ना? कोई 21 साल का भी होगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप पहली बार कोचिंग पढ़ रहे हो तो एक बार मेहनत कर लो। ये नोट्स ही आपको आगे लेके जाएँगे और ये नोट्स नहीं बनाओगे तो यही आपको बर्बाद भी करेंगे, ठीक है ना? आखिरी तक परेशान रहना तो मत बनाओ और अगर जल्दी परेशानी जो भरना है, ठीक है ना? तो फिर आपकी इच्छा जैसा आपको ठीक लगे। हम तो अपना कर्म कर रहे हैं, ठीक है? आओ चलो देखो, हम लोग हाँ, सब चल रहा है। लास्ट क्लास का मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया, उसमें बस 10 मिनट ही माइक जो बीच में कॉल आ गई थी ना उसमें मैंने बंद किया था तो वो बंद रह गया था। 10 ही मिनट की बात है वो, बाकी वो सब लेक्चर चालू है और प्लेलिस्ट में आप लोगों को भेज दूँगा, ठीक है? अब आ जाओ देखो सुनो। लास्ट क्लास में हमने ये पढ़ा था भाई कि फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे होता। तो अंग्रेजों ने रेगुलेटिंग एक्ट बनाया है ना और वो हम पे लागू किए। ऐसे ही सारी चीजें चलती रही। धीरे-धीरे जब हम आजाद हुए तो हमने वही एक्ट अपने संविधान में डाल लिए। उसमें से जो अच्छी चीजें थी हमने डाल ली, जो बुरी चीजें थी हमने छोड़ दी। कुछ चीजें हमने बाहर से भी ले ली, ठीक है ना? ये सारे काम किए हमने, ठीक है? अब दूसरी बात क्या हुआ, आपको पता है जब भी देश का संविधान जब बनता है ना, तो मैंने ये लास्ट क्लास में बताया था कि जब पुराने जो लोग हैं वो जा रहे हैं और नए लोग आ रहे हैं, तो ये एक दिन में नहीं होता, ये प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में होता है कि जब पुराने लोग जा रहे हैं और जो नए लोग आ रहे हैं वो पूरी जो सिस्टम है उसको हैंड ओवर करके जाए नए लोगों को, तभी तो चीजें सही तरीके से चल पाएंगी। अगर मान के चलो पुराने लोग मुंह उठा के चले गए और नए लोग अभी आए नहीं है, पुलिस आई नहीं है, मैनेजमेंट आया नहीं है, आर्मी आया नहीं है, तो वो देश को बर्बाद होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 2 दिन 3 दिन में पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, या आपने देखा होगा कई साल पहले अफगानिस्तान में भी हुआ था जब अमेरिका ने अफगानिस्तान को छोड़ा था तब। तो हुआ क्या कि जब अंग्रेज जाने लग गए, ये कंफर्म हो गया अब ये जाएंगे और हम लोग आएंगे, तो हमने अपने संविधान का निर्माण चालू किया। यहीं से हमारा बैकग्राउंड बनना शुरू हुआ। तो उसमें जो एफर्ट हमने लगाया, किन को लोगों को क्या क्या काम दिए गए, है ना? सपोज को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, ये आपका एम एन राव हैं, ये बी एन राव हैं, ऐसे करते करते अलग लोग हैं, ठीक है ना? तो किसको क्या क्या काम अलॉट हुए थे, ये सारे काम हमें देखने हैं, ठीक है? अब आज देखते हैं इसमें क्या क्या आ रहा है। तो देखो इसमें संविधान का निर्माण की बात करते हैं, ठीक है? तो ध्यान से सुनना आप लोग कि संविधान का जो निर्माण हुआ गया, सबसे पहले जो निर्माण हुआ संविधान का, इसमें भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सबसे पहले किसके मन में 1934 में किसके मन में आया? एम एन राव के मन में आया, ठीक है ना? एम एन राव के मन में आया सबसे पहले, ठीक है ना? एम एन रॉय कहते हैं एक्चुअली, ठीक है ना? इसके अलावा 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार, भारतीय राष्ट्रीय कौन सी कांग्रेस है? ये आईएनसी बोलते हैं इसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और ये वही कांग्रेस है जो अभी जो करंट में जो कांग्रेस है वही वाली कांग्रेस है, मतलब पहले वो थी, अब उसका नाम ये वाला है। हाँ, एम एन रॉय इंडियन थे, बंगाली, ठीक है ना? आगे बढ़े तो 1935 में उस समय जो कांग्रेस की जो पार्टी थी, जो हमारे फ्रीडम फाइटर के सारी लड़ाइयां लड़ती थी, है ना? उसने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए जो है वो ऑफिशियल एक कमेटी बिठाई, सभा बिठाई, ठीक है ना? ऑफिशियल, इससे पहले कोई चर्चा नहीं है। 1934 में सबसे पहले किसने चर्चा की? एम एन रॉय ने। फिर उसके बाद कांग्रेस ने जो है एज ए पार्टी उसको क्या रखा है, एक उसका फॉर्मेशन किया, सबसे पहले उसका फ्रेम तैयार किया। उसके बाद क्या हुआ भाई? अच्छा, फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने भी अपना एक बंदा भेजा, उस बंदे में जो है ना उस जो अंग्रेजों ने जो भेजा सम ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप, जिस कमेटी को, उस कमेटी को क्या कहते हैं हम लोग? कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत आया, किस लिए भारत आया? संविधान के निर्माण के लिए आया, ठीक है? तो उसके द्वारा उसने जो सुझाव हमें दिए, उसने जो हमें कैबिनेट मिशन ने भी जो हमें सजेशन दी, ठीक है ना? उसके प्रस्तावों के तहत 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा एक ऐसी कमेटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, जो मिलकर क्या बनाएगी अब? संविधान। तो अभी तक सिर्फ डिमांड चल रही थी, फिर कौन आ गया? कैबिनेट मिशन आ गई, सबने मिलकर फिर क्या कर दिया? एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया। क्या बना दिया? एक, ठीक है ना, एक असेंबली बना दी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी, यानी कि संविधान सभा बना दी। अब ये जो संविधान सभा बनाई ग्रुप ऑफ पीपल से, इसमें बहुत सारे लोग रखे, बहुत सारी कमेटी रखी एक्चुअली। जैसे मान के चलो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, तो इनको एक कमेटी दे दी है ना, ड्राफ्टिंग कमेटी। ये बनाएंगे कि भाई संविधान का ड्राफ्ट कैसा होता है। एक को दे दे झंडा कमेटी, ये झंडा ड्रॉ करेंगे। एक को दे दिया कुछ और, एक को दे दिया कुछ और, ऐसे करते करते कमेटीज बांट दिए, उनके हेड बना दिए, ठीक है ना? अब आगे संविधान, अब देखो, अब आगे जो भी काम करेगा वो कौन काम करेगा? संविधान सभा काम करेगी,
है ना। अब इसकी बैठकें होंगी और इसमें मीटिंग्स में चर्चाएं होंगी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को होती है, ठीक है ना। और इस सभा में सबसे अच्छा देखो सुनो, संविधान सभा तो बन गई, अब संविधान सभा को चलाएगा कौन, तो एक लीडर चाहिए। तो जब 9 दिसंबर को पहली बार ये लोग बैठे तो इन्होंने एक अपना एक टेम्परेरी लीडर चुन लिया उस दिन, ठीक है ना, और उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चूंकि ये टेम्परेरी लीडर थे, 2 दिन, किस दिन की बात है, 9 दिसंबर 1946 की। 2 दिन बाद गई 11 दिसंबर को क्या हुआ, इन्होंने अपना एक परमानेंट मेंबर चुन लिया वोटिंग कर करके। ये तो टेम्परेरी थे, एजेड थे, इसलिए इनको बना दिया गया। लेकिन 2 दिन बाद क्या हुआ, परमानेंट मेंबर चुन लिया और उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, भारत के पहले राष्ट्रपति प्रसाद, ठीक है ना। तो आपसे पूछेगा कि संविधान सभा के अस्थायी मेंबर, टेम्परेरी मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सच्चिदानंद सिन्हा और परमानेंट मेंबर डॉक्टर राजेंद्र, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946। आगे की बात करते हैं। देखो ये दूसरी बैठक हुई थी जो मैंने आपको बताया ना, और दूसरी बैठक में क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य, यानी कि स्थायी का मतलब क्या होता है आपका, परमानेंट, मतलब वोटिंग का होकर के, मतलब चुन करके, सबने उनको सपोर्ट किया, सबने उनको फेवर किया, तब चुने गए। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको वोट करके नहीं, उनको टेम्परेरी चुन लिया था। एजेड है तो इनका तजुर्बा ज्यादा होगा, तो विद ड्यू रिस्पेक्ट हमने कहा कि आओ चलो कोई बात नहीं आप लीड कर लो, लेकिन मात्र 2 ही दिन चला उनका, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। अच्छा ये सवाल गाइस कहीं नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने बीपीएससी में ये सवाल देखा था अभी 1-2 साल पहले, ठीक है ना। बिहार में जो होता है ना, आप में से कोई है बिहार से? नहीं, बिहार में, बिहार जो स्टेट पीसीएस होता है ना, जो स्टेट लेवल आईएएस का एग्जाम होता है, तो उसमें एक एग्जाम होता है, उसमें पूछा था कि संविधान सभा को बनाने का जो कितना टाइम लगा एक्चुअली, तो 2 साल 11 महीने 18। आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगा, लेकिन एसएससी में पूछा नहीं गया, लेकिन स्टेट में पूछा गया है, ठीक है ना। और आप लोग जो स्टेट का एग्जाम दोगे ना, कभी मान लो आपने कोई हरियाणा का है, कोई यूपी का है, कोई राजस्थान का है, तो जब तुम वहां के फॉर्म भरोगे तो वहां पे भी आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे की बात करते हैं। अब देखो संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों को एनालिसिस किया, 60 देशों को क्या किया, एनालाइज किया कि किसकी देश में क्या बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है, क्योंकि हमें वो लेना था, ठीक है ना। हर देश में सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमने बेस्ट वाला चूज किया है, ठीक है। और 114 दिनों पर, 114 दिनों इस पर क्या किया, डिस्कशन किया, ठीक है। और संविधान के निर्माण में लगभग 64 लाख रुपए का क्या है उस समय, मतलब विदेश जाना, उनके संविधान को पढ़ना, ये सारी चीजें करना, वो सब कुछ इसमें आया। नेक्स्ट, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1940, ठीक है, 11 दिसंबर 1940 ये पहली बैठक थी, फर्स्ट सिटिंग थी। और सेकंड सिटिंग कब थी, 11 दिसंबर। पहली सिटिंग में टेम्परेरी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा, और दूसरे में परमानेंट अध्यक्ष कौन थे। आखिरी बैठक गई 2 साल 11 महीने लगे ना, लगभग 3 साल के आसपास। तो 2 साल के बाद, 2 साल 11 महीने के बाद जो आखिरी बैठक हुई वो 24 जनवरी 1950 को। ये संविधान सभा की क्या है, अंतिम बैठक है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या हुआ, ये जो अंतिम बैठक हुई उसके बाद हमने इस देश में पहली बार जब प्रधानमंत्री चुने गए ना, और राष्ट्रपति और ये सब, तो हमने टेम्परेरी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुना, चुनाव नहीं करवाया, ठीक है ना। तो हमने जवाहरलाल नेहरू को और ये राजेंद्र प्रसाद को, इन सबको क्या कर बना दिया, प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति बना दिया टेम्परेरी। फिर क्या हुआ, 1950 की बात है ये। फिर 2 साल बाद क्या किया हमने, इसके चुनाव करवा दिए देश में, ठीक है ना। क्योंकि इस देश में क्या चलता है, डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोटिंग देकर के ही लोग जीतते हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि इसके बाद संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम सरकार के रूप में काम किया। यानी जब संविधान सभा बन गई 1950 में, संविधान बन गया, तैयार हो गया, तो हमने एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई। व्हाट इज इंटरिम गवर्नमेंट, आपको पता है बांग्लादेश में अभी जो बांग्लादेश की थी ना, वो कौन, शेख हसीना, वो बांग्लादेश छोड़ के भाग गई। तो अब उस देश को कौन चला रहा है, आर्मी चला रही है। लेकिन अब नई सरकार जब बनेगी तब तक कैसे वो देश चलेगा, किस तरीके से फॉर्म होगा, जब किसी देश में कोई सरकार नहीं होती है और टेम्परेरी कोई सरकार काम करती है बिना चुनाव कराए, है ना, अगर वहां पर डेमोक्रेसी है, तो उस सरकार को लोग इंटरिम गवर्नमेंट की क्या बोलते हैं, अंतरिम सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंतरिम सरकार बोलते हैं। तो 1950 में जब संविधान हमारा बन गया तो हमने भी क्या चलाई, अंतरिम सरकार, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुए।
2 साल तक वो लोग बिना इलेक्शन के ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से बने रहे, और 2 साल के बाद 1952 में हमने क्या करा दिए, इलेक्शंस करा दिया। इलेक्शन के बाद वो बाय डिफॉल्ट दोबारा वही लोग जीत गए, क्योंकि उस समय कंपटीशन में कोई था ही नहीं। अगर आप रेस में अकेले भागोगे तो आप ही जीतोगे ना, वो वाली बात है। तो कांग्रेस के अलावा कोई होता ही नहीं था उस समय। आगे संविधान सभा के अन्य कार्य क्या है भाई, तो देखो अब ये देख लेते हैं। तो देखो मैंने कहा ना, जो संविधान सभा बनी इसमें खाली संविधान लिखना काम नहीं था भाई। हमारा नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए, हमारा नेशनल सॉन्ग कैसा होना चाहिए, हमारा नेशनल एंथम कैसा होना चाहिए, सारे की सारी चीजें हमने डिसाइड की। ठीक है, इनकी डेट लिखी हुई कि किस किस डेट को इनको अडॉप्ट किया गया। ठीक है ना। अब जैसे नेशनल फ्लैग की बात करते हैं, आपको पता है नेशनल फ्लैग कैसा होता है, ट्राई कलर का होता है ना, ट्राई कलर का होता है, बहुत अच्छे। अब ट्राई कलर का होता है, इसमें ये बताओ मुझे आप लोग कि सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, ऑरेंज होता है। सबसे ऊपर कौन सा कलर होता है, ऑरेंज होता है। और बीच में क्या होता, सबसे ऊपर हरा नहीं होता, नहीं होता, ठीक है। और सबसे नीचे क्या होता है, सबसे नीचे ग्रीन होता है। चलो मैं ग्रीन भर देता हूं, ठीक है। और बीच में क्या होता है, बीच में होता है व्हाइट। चलो ये भी भर देते हैं, ये लो। और क्या होता है, गोला होता है, उसको अशोक चक्र बोलते हैं। क्या होता है बीच में, अशोक चक्र। इसका कलर कैसा होता है अशोक चक्र का, हाँ ब्लू कह लो, नेवी ब्लू कह लो। एग्जाम में आपको नेवी ब्लू सा भी मिल सकता है। ठीक है, शायद इसमें 22 तिल्लियां होती हैं, आई थिंक इसमें 24 होती हैं, 24 स्टिक्स होती हैं इसमें। ठीक है ना। ये इंस्टाग्राम स्नैपचैट की स्टिक्स नहीं है, जानते हो ना, वहाँ भी स्टिक्स होती हैं स्नैपचैट में। जो यूज करते हैं उनको पता होगा, स्नैपचैट में जो आप भेजते रहते हो फोटो से स्टिक्स क्रिएट होती हैं शायद। इस बार यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा था कि किस सोशल मीडिया साइट में स्टिक्स का स्टिक वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, तो उसका आंसर क्या होगा। आ जाओ चलो। देखो 1934 में जो डिसीजन लिया वो सिर्फ एक व्यक्ति का डिसीजन था, एमएन रॉय, है ना। या दे आर एजुकेटेड पीपल, यस, होना ही था वो तो। ठीक है ना, नहीं डिक्लेयर नहीं हो चुका था, लेकिन हमने अपनी तरफ से डिक्लेयर ही माना था कि हम लेके रहेंगे आजादी। ठीक है ना, आज नहीं तो कल। क्योंकि देखो सुनो, देखो आजादी किसी को नहीं पता था कैसे मिलेगी। पहले तो ये कयास लगा रहा था कि भारत आजाद तो हो जाएगा लेकिन वो ब्रिटिश के अंडर ही रहेगा। ठीक है ना, अभी भी कई देश ऐसे हैं जो ब्रिटेन के अंदर ही हैं। ठीक है, जो ब्रिटेन में कुछ होता तो उसका उनको असर उनका वहां पे देखने को मिलता है। पहले तो ये असर हमने लगाया, लेकिन बाद में जब आज़ादी के हम निकट आए, पास आए, तो हमने ये देखा कि हमने फुल अपने कंट्री को आज़ाद करा लिया। हमने लास्ट समय भगत सिंह की बात करी थी ना, वो कंप्लीट डोमिनियन स्टेट की मांग कर रहे थे। ठीक है, जो आप कभी मूवी देखना वो अजय देवगन वाली, इसमें आपको दिख जाएगा। कंप्लीट डोमिनियन मतलब कि पूर्ण स्वराज चाहिए हमें, आधा वाधा नहीं चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि बैठेंगे तो हम, लेकिन ऑर्डर कोई इंग्लैंड से आएगा हमारा, ऐसा सीन नहीं चाहिए हमें। और 1934 में जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड करते हैं, उस समय पता नहीं कि हमें आजादी मिलेगी कैसे, पर इतना पता था कि मिल जाएगी। तो किसी भी तरीके से मिले, हमें संविधान की जरूरत थी। तो उस समय जो विचार आया सबसे पहले वो उस व्यक्ति के मन में आया। बाद में इसको कांग्रेस पार्टी ने क्या कर दिया, इस पर एक फॉर्मेशन कर दिया। तब तक हमारे इतने ज्यादा आंदोलन वगैरह सब बढ़ चुके थे कि अंग्रेजों ने भी एक क्या कर दिया, एक कैबिनेट मिशन भारत भेज दिया, एक मतलब कमेटी भेज दी जिसने हेल्प की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन में, है ना। उनकी जो बातें हमें ठीक ली हमने अडॉप्ट कर ली और हमने फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। हाँ हाँ बिल्कुल आजादी मिल चुकी थी। देखो सुन, रिवॉल्ट तो 1920 से चल रहे हैं, है ना। हमने अपने आप को आजादी माना, और जहां पे हमें आजादी मिली वहां पे हमने संघर्ष किया। ठीक है ना, ये चीज है। नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो जैसा आप लोग मूवीज में देखते हो ना कि 1947 तक अंग्रेज, ऐसा नहीं है। दे रियलाइज्ड वेरी अर्लियर, उनको बहुत पहले ही आभास हो चुका था कि उनको यहाँ से चल जाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये चीज है। अब आगे की बात करते गए, मैंने कहा गई जब 24 जनवरी 1950 को जब अंतरिम सरकार बनी, कौन सी सरकार बनी, तो आपको पता है कि अंतरिम का मतलब इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी, तो आपको पता है कि उस समय चुनाव तो हुए नहीं, तो हमने टेम्परेरी तौर पे किसको हेड बना दिया, भारत का, बिना चुनाव के ही बना दिया इनको हेड। ठीक है ना, मजे हो गए इनके तो। लेकिन जब 2 साल बाद 1952 में चुनाव हुए तो दोबारा से कौन बने,
इन्हीं को सपोर्ट मिला क्योंकि अकेले ही थे ये, ठीक है ना, वो चीज था। आगे की बात करें, अब बात करते हैं गाइस भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। किसकी बात करते हैं हम लोग? हाँ, फॉरेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, मैंने कहा था कि जो हमारा संविधान है, इस संविधान में अगर मान के चलो ये 100% लिखा गया है, तो इसमें से अकेला 70% कहां से लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। बहुत अच्छे। और बाकी जो बच गया 30% वो हमने कहां से लिया है? वो हमने विदेशों से लिया है, ठीक है ना। तो ये जो विदेशी स्रोत हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें उन कंट्रीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जहां से हमने ये सब लिया है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल क्या क्या लिया है, जैसे ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटेन से क्या लिया है। तो गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, आपको पता है इंडिया में पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन, वहां भी पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट तो यूएसए में भी है, लेकिन हमें यूएसए का नहीं लिया, हमने किसका लिया? ब्रिटेन का। आगे की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, मतलब पार्लियामेंट से होने वाले प्रिविलेजेस या फायदे। अच्छा, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है गाइज? विधि का शासन। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? विधि। विधि का मतलब गाइज रूल या लॉ होता है एक्चुअली, ठीक है, लॉ बोलते हैं। विधि का मतलब क्या होता है? कानून, ठीक है ना। तो यहाँ पे कानून का शासन होगा, यानी सबसे बड़ा कौन होगा? कानून से बड़ा कोई नहीं होगा, है ना। चाहे किसी का भी बेटा हो, अगर उसने क्राइम किया तो उसको जेल होगी होगी, ठीक है ना। ये चीज है, ये सिस्टम भी हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। इसके अलावा पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है ना, पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की स्थिति। अब ध्यान सुना, ब्रिटेन में गई राष्ट्रपति जो होते हैं ना, वहां पे राष्ट्रपति होते नहीं। पहली बात तो ब्रिटेन में होता है राजा, राजा रानी वाला सिस्टम ना, जॉर्ज और ये क्या बोलते हैं यार इसको, किंग एलिजाबेथ, वे सब, ये सब चलता है। लेकिन वहां पे जो राजा वाजा हैं वो सिर्फ नाम मात्र के ही हैं, क्योंकि वहां पे भी डेमोक्रेसी है। यहाँ पे भी क्या है? डेमोक्रेसी है। तो वहां पे जो राजा था, राजा की जो सिचुएशन थी, राजा वहां पे है तो सही। जैसे अभी आपको पता, अभी ये उदयपुर में भी तो राजा है, राजस्थान में करंट में भी अभी है, लड़ाई चल रही थी अभी, न्यूज व्यूज देखा होगा आपने तो, है ना। तो राजा भले ही है, लेकिन डेमोक्रेसी में राजा का कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। तो हमने वहां से जो वहां पे जो राजा की जो हैसियत थी, वही सेम हमने यहाँ पे किसकी रख दी? प्रेसिडेंट की। मतलब हमारा हेड प्रेसिडेंट तो है, लेकिन वो पावरफुल नहीं है। मेन पावरफुल पता कौन है यहाँ पे? प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर इज ऑल पावरफुल। आगे की बात करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने विधायी प्रक्रिया ली गई। विधायी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विधायी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेटिव प्रोसेस, यानी कि यहाँ पे कानून बनाने का जो प्रोसेस है भारत में, वो हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से। कानून बनाने का क्या प्रोसेस है यहाँ पे? अगर मान के चलो यहाँ पे कानून बनाना है, तो सबसे पहले कानून को लिखा जाएगा, ड्राफ्ट किया जाएगा, फिर इसको संविधान के किसी एक उसमें लेके आएंगे, या तो लोकसभा में, या फिर मान के चलो लोकसभा में आ गया तो 5 होकर फिर कहां जाएगा? उसके बाद फिर वो कहां जाएगा? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति उस पर साइन कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट उसको अप्लाई करा देगा, पूरे देश में वो कानून लागू हो जाए। यही सेम प्रोसेस कहां पे है? ब्रिटेन में। आगे आ जाओ। उसके बाद आपका सिंगल सिटीजनशिप। गाइस, अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप भारत के नागरिक के अलावा किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप। कई देशों में ड्यूल सिटीजनशिप भी होती है, मतलब भारत के साथ साथ आप किसी और देश की भी नागरिकता ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमने, ये ब्रिटेन में भी सिंगल है, हमने भी क्या ले लिया है? सिंगल ले लिया। एक तो आपके पास हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। आपको पता है भारत में कितने राज्य हैं? भारत में कितने राज्य, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? 29 है, 28 है? 28 से। और यूटीज कितने हैं? यूनियन टेरिटरीज, हाँ 8, 28 और 8 चल रहा है अभी करंट में, ठीक है ना। 28 और 8, वो जो दमन 9 थे, लेकिन जब दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली को मर्ज करके एक कर दिया तो वापस से कितने हो गए? 8 हो गए। अब मेरी बात है सुना, भारत जो है वो स्टेट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। अमेरिका जो है बहुत 50 अलग अलग कंट्री से मिलकर बनी हुई है। तो अमेरिका में ना सेंटर का अलग सिटीजनशिप है और स्टेट की अलग सिटीजनशिप है। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो आपका वोटर आईडी कार्ड है, उससे आप मुख्यमंत्री का भी वोट डाल सकते हो और प्रधानमंत्री वाला वोट भी। आपको अलग से वोटर आईडी कार्ड की जरूरत है। ड्यूल सिटीजनशिप मतलब 2 वोटर आईडी कार्ड समझ लो एक तरह से, ठीक है ना। तो वो यूएस में होता है, बट यहाँ नहीं, यहाँ चल जाता है, ठीक है। तो हमने सिंगल सिटीजनशिप कहाँ लिया है? ब्रिटेन से। प्रोसेस ऑफ द विक्ट्री ऑफ द बेसिस ऑफ हाईएस्ट वोट इन इलेक्शंस।
हम ये प्रोसेस हमने अडॉप्ट किया है कि जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे चुनाव में वही जीतेगा। ये भी हमने इंग्लैंड से लिया है। इसके अलावा और क्या, मंत्रिमंडल प्रक्रिया यानी कि कैबिनेट सिस्टम। देखो जब कोई प्रधानमंत्री बनता है ना, तो आपको पता अकेला व्यक्ति पूरा देश नहीं चला सकता, तो उसको चलाने के लिए अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग चाहिए। तो मान के चलो मैं प्रधानमंत्री मोदी हूं और मैंने इनको रेल मिनिस्टर बना दिया, है ना, तो ये रेल देखेंगी। इनको मैंने फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया तो ये फाइनेंस देखेंगे। इनको मैंने होम मिनिस्टर बना दिया तो ये होम देखेंगे, ठीक है ना। अमित शाह हो गए, है ना, और अलग अलग जो भी हैं आपके वो चीज, ठीक है, ताकि मेरे पर लोड कम पड़े। तो ये जो टीम मैंने बनाई है इसी को क्या कहा जाता है, कैबिनेट कहा जाता है। तो कैबिनेट का जो भी सिस्टम होता है वो सारा सारा हमने कहां से लिया है, ब्रिटेन से लिया है। अच्छा, प्रोग्रेटिव आर्टिकल, परमाधिकार, इसको आप छोड़ सकते हो, बाकी इसमें अलग अलग चीजें आती हैं। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। यूएसए से क्या लिया हुआ भाई, आओ देखो सुनो। पहला हमने लिया फंडामेंटल राइट्स। क्या लिया हमने, कितने फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे, 6। पहले कितने थे, पहले 7 थे, ठीक है ना। हाँ, संपत्ति के अधिकार को हमने हटा दिया, पहले 7 थे, अब कितने हैं भाई, हाँ, कानूनी अधिकार बना दिए। तो फंडामेंटल राइट्स क्या है आपके, वो हमने कहां से लिए, यूएसए से, वहां भी फंडामेंटल राइट्स है। जुडिशियल रिव्यू गाइस, व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, मान के चलो 1 मिनट के लिए कि जज साहब ने फैसला सुनाया कि इनको 10 साल की सजा, ठीक है ना। इन्होंने मान के चलो किसी का मर्डर कर दिया, किसी को मार दिया, ठीक है, और इनको लगा कि यार ये तो मेरे साथ गलत हो गया। इन्होंने अपर कोर्ट में अप्लाई किया कि सर ये तो मेरे साथ ही गलत हो, मैंने नहीं मारा, मेरे को ये, और मान के चलो जज साहब ने दोबारा फैसला सुना दिया कि नहीं इसको माफ कर दो, तो ये क्या हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन हो गया। मतलब कि जो न्याय दिया था उस पर दोबारा से विचार कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल दिया सो बोल दिया, या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये चीज है। इसलिए आपने देखा होगा कभी भी कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जो भी बोलता है ना उस पर चेंज हो जाता है। आज बोला नहीं है, कल बोलेगा है, ऐसा भी बोल सकते हैं वो, ठीक है, उसकी प्रोडिक्शन चेंज होती रहती है। अच्छा, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब हमारे देश में सबसे ऊपर क्या है, संविधान है। इसके अलावा इलेक्टेड प्रेसिडेंट गाइज, हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति आएगा वो चुना हुआ आएगा, ठीक है ना। आप लोग किसी के पास पासपोर्ट भी है आप लोगों में, जब आप लोग भारत का पासपोर्ट बनाओगे ना, इंडिया का पासपोर्ट बनाओगे अपना, इंडिया का ही बनाओगे जब इंडिया के नागरिक हो, तो वहां पर लिखा रहता है गाइज रिपब्लिक ऑफ इंडिया। क्या लिखा रहता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इसको हिंदी, रिपब्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं, भारतीय गणराज्य। क्या कहते हैं इसको, व्हाट इज गणराज्य या रिपब्लिक। रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं हम लोग, इसलिए मनाते हैं। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं हम लोग, वो क्यों मनाते हैं। अच्छा ठीक है, देखो सुनो, जिस देश के पासपोर्ट के आगे क्या लिखा होगा, गणराज्य रिपब्लिक वर्ड होगा, समझ लेना कि वहां का जो हेड है, वो हमारा हेड कौन है, प्रेसिडेंट। समझ लेना वहां का हेड जो है ना इलेक्शन लड़के आया है, ठीक है ना। यानी आपने देखा हो यूएई में तो शेख होते हैं ना, वहां पे तो वो बाय डिफॉल्ट किंग है वहां पे। तो जहां पे किंगशिप है ना, जहां पे राजतंत्र है, वहां पे ये रिपब्लिक कुछ नहीं लगता। वहां पे यूएई के पासपोर्ट पे लिखा रहेगा यूनाइटेड अरब अमीरात, ना कि रिपब्लिक ऑफ अमीरात। समझ रहे हो इस चीज को। तो जहां पे रिपब्लिक वर्ड लगेगा, समझ लेना कि वहां का जो हेड है वहां पे डेमोक्रेसी है, समझ लेना इतना। और डेमोक्रेसी में क्या, जो वहां पे हेड है वो भी राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना, चुन के आएगा। मतलब जो इस बार प्रेसिडेंट है वो अगली बार नहीं होगा, ठीक है। आगे की बात करें। अच्छा, इसके अलावा इलेक्टेड प्रेसिडेंट के ऊपर जो है ना गाइस, महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। जैसे मान कर चलो कोई प्रेसिडेंट चुन लिया गया, अब उसको हटाना है तो उस पर क्या लगाएंगे हम लोग, इम्पीचमेंट का प्रोसेस लगाएंगे, या फिर उपराष्ट्रपति का पद। ये सारे प्रोसेस में आते हैं। आगे की बात करते हैं। कनाडा से हमने क्या लिया हुआ है, कनाडा कह लो या कनाडा कर लो, जो कहना चाहो वो कह लो, ठीक है। ध्यान सुना आप लोग। एक सशक्त केंद्र, नेचर ऑफ क्वासी यूनियन गवर्नमेंट। मतलब कि देखो आपको पता है हमारे देश में 2 प्रकार की सरकार है, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसने कहा है सशक्त केंद्र का मतलब ये, केंद्र का मतलब सेंट्रल हो गया, क्या हो गया केंद्र का था, और सशक्त का मतलब हो गया पावरफुल। तो हमें कैसा चाहिए, एक पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए, जहां पे केंद्र में आपको पता है यहाँ पे एक राज्य सरकार है और एक केंद्र सरकार, लेकिन इनके बीच में अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो समझ लेना है कि राज्य सरकार सबसे ज्यादा पावरफुल है, राज्य सरकार सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। तो सशक्त गवर्नमेंट हो गया। इसके अलावा और क्या क्या कह रहा है आपका, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। देखो संविधान बनाने वाले लोग जो है ना बड़े ही इंटेलिजेंट थे, ठीक है ना। अभी इस जमाने में, अभी तो आप लोग ग्रेजुएशन करोगे, किसी में बैक आ जाएगी, किसी में कुछ आ जाएगा,
लेकिन वो उस जमाने में इंग्लैंड जाकर के लॉ की पढ़ाई करके डॉक्टरेट की डिग्री और पीएचडी और ये सब ले रहे हैं। इंटेलिजेंस है तभी तो ले रहे हैं ना, वरना यहाँ तो लोग बीए पास में भी फेल हो जा रहे हैं 2024 में भी, जबकि इतनी सुविधाएं हैं चैट जीपीटी की और बाकी सुविधाएं हैं। ठीक है, तो ये कहना चाह रहा है क्या उन्होंने, ये बात जब संविधान लिख रहे थे तो उन्होंने ये कह दिया कि भाई हमने सब कुछ लिख दिया है, लेकिन अगर कुछ हमसे रह गया है, ठीक है ना, तो उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा कानून। जैसे उनको पता था कि शायद आज से 50 साल बाद मोबाइल आ जाएगा, तो मोबाइल से होने वाले क्राइम भी हो जाएंगे, तो एक साइबर एक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो साइबर एक्ट किसने बना दिया? केंद्र ने बना दिया, बात खत्म हो गई। समझ लो इस चीज को आप लोग। तो ये यानी कहने का अवशिष्ट का था जो बचा खुचा है वो कौन बनाएगा? केंद्र। तो ये हमने कहां से लिया है? कनाडा से। शक्तियों का विभाजन, गाइस ध्यान से सुनना, शक्तियों का विभाजन मतलब स्टेट के बीच में और किसके बीच में? सेंटर के बीच में पावर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, किन टॉपिक्स पे स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाएगी, किन टॉपिक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, वो चीज। ठीक है, इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर समझ लो आप लोग, हर राज्य में एक राज्यपाल होता है जनरली, ठीक है, तो उसकी अपॉइंटमेंट के लेकर के। इसके अलावा गाइस सुप्रीम कोर्ट का परामर्श न्यायालय। देखो सुनो, सुप्रीम कोर्ट जो है ना एज ए एडवाइजरी काम कर सकता है, किसके साथ? प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो सलाह दे सकता है, किसको? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति इसको माने या ना माने वो राष्ट्रपति की इच्छा है। ठीक है ना, तो ये भी हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। आगे की बात करते हैं, आयरलैंड की बात कर लेते हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। व्हाट इज डीपीएसपी, जानते हो आप लोग क्या होता है? होता क्या है? तो होते हैं जो एक राज्य नहीं होते, Okay. जैसे कोई यहाँ की वो है, ओके, वो हम यूपी में जाके नहीं बोल सकते कि हमें चाहिए क्योंकि वो यहाँ की है। ओके, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। आपने क्या बोला? यूपी की क्या है, फिर से बोलेंगे? जैसे यहाँ की कोई सुविधा, वो वहाँ पे जाके दावा नहीं कर सकते कि बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा। जैसे मान के चलो, आपको पता है यहाँ पे बिजली पानी फ्री है, सपोज करो, तो बिहार वाले ये अपने गवर्नमेंट में नहीं कह सकते कि हमें भी बिजली पानी फ्री दो। दिल्ली वालों की मर्जी वो दें और बिहार वालों की मर्जी वो, ठीक है ना, या सब कुछ फ्री दे दें। ठीक है ना, वो उनकी मर्जी है। तो डीपीएसपी का मतलब क्या होता है? देखो सुनो, डीपीएसपी में क्या होता है, राज्य आपके लिए बेहतर के लिए काम करेगा, जितनी सुविधा हो सकती है वो देने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर राज्य के पास पैसा नहीं है, वो नहीं दे पा रहे, तो इसके लिए आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये कहानी है यहाँ पे डीपीएसपी की। ठीक है ना, डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। जैसे मान लो कोई राज्य फ्री बिजली नहीं दे रहा था, ऐसे नहीं कि कोर्ट केस कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के बंदे को, आपको पता है संसद में गए, संसद में जाने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है? चुनाव। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो ना डायरेक्ट भी संसद में चले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गए या कोई और, या वो, हाँ देखो सुनो, राष्ट्रपति की नजर में अगर आप ऐसे बंदे हो जिसने भारत का नाम रोशन किया, जैसे नीरज चोपड़ा, सचिन तेंदुलकर, है ना, मीरा कह रहा हूँ, रेखा जो इंडस्ट्री में है ना, ये सारे के सारे कौन है? ऐसे लोग हैं जो कि गए हुए हैं प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे आगे गए हुए हैं। ठीक है ना, अब मान के चलो इन्होंने कल को भारत का नाम रोशन कर दिया और ये प्रेसिडेंट की नजर में आ गए, ये सरकार की नजर में आ गए, तो इनको डायरेक्ट बिना चुने ही कहाँ भेज दिया जाएगा? राज्यसभा में भेज दिया जाएगा, राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। ठीक है ना, संसद की राज्यसभा में सिर्फ। ठीक है, इसके अलावा और क्या कह रहा है? राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन संबंधित, राष्ट्रपति के इलेक्शन से रिलेटेड प्रोसेस भी हमने कहां से लिया हुआ है? आयरलैंड से लिया हुआ है। नेक्स्ट, साउथ अफ्रीका से क्या लिया हुआ? संविधान संशोधन, क्या लिया हुआ हमने? संविधान कौन से आर्टिकल में आया? आर्टिकल 368 में। ठीक है, मतलब हम अपने संविधान में संशोधन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीजें। फ्रांस से क्या लिया हुआ है? वो देखो आप लोग, फ्रांस से हमने 3 वर्ड लिए हुए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी। ठीक है, ये 3 शब्द हमने लिया और ये तीनों शब्द गए फ्रांस की क्रांति से आए हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए एक्चुअली। ठीक है ना, मैं नहीं पूछूंगा फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से गाइस हमने कॉन्करेंट लिस्ट लिया है। क्या लिया हमने? क्या होता है कॉन्करेंट लिस्ट? हाँ जी, देखो सुनो, आपको पता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। अब अगर इनके बीच में लड़ाई ना हो, किसके बीच में? सेंटर और स्टेट के बीच में, तो वो लोग क्या करते हैं?
उन्होंने अपने काम बांट रखे हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसे काम है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती है, कुछ ऐसे काम है जिसपे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिसमें दोनों ही कानून बनाते हैं, ठीक है ना। तो जिसमें दोनों कानून बनाते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्करेंट। लिस्ट 3 प्रकार की है गाइस, स्टेट लिस्ट है, सेंटर लिस्ट है और कॉन्करेंटली। तो ये कॉन्करेंट वाला कंसेप्ट कहां से आया हुआ है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, गई ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। मतलब कभी अगर जरूरत पड़े लोकसभा और राज्यसभा को एक साथ बिठाने की, तो वो भी हमने कहां से लिया है, प्रस्तावना की भाषा, जो हमारे प्रियम्बल की जो टोन है वो कैसी होनी चाहिए, वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। आगे जर्मनी की बात करते गए। देखो जर्मनी की जब भी बात होगी ना, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसकी, हिटलर की। और हिटलर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या आना चाहिए, युद्ध, क्या आना चाहिए, वॉर। तो वहां पे ऐसा देश था जहां पे हमेशा युद्ध जैसी सिचुएशन होती थी, ठीक है ना। तो होता क्या था कि हमेशा आए दिन युद्ध होता था, तो उसकी वजह से आए दिन जर्मनी में ना इमरजेंसी लगी रहती थी। क्या लगी रहती थी, तो इमरजेंसी के प्रोविजन हमने कहां से लिया हुआ है, जर्मनी से। देखो जर्मनी में ना एक जगह है वाइमर, जर्मनी का संविधान वाइमर में ही लिखा गया था, इसलिए इसे वाइमर का संविधान भी कहते हैं। जर्मनी में ही क्या जगह है, एक जैसे इंडिया में एक जगह है दिल्ली, और दिल्ली में ही बैठ के संविधान लिख दूं तो मैं दिल्ली का संविधान भी कह सकता हूं, इंडिया का संविधान भी कह सकता हूं। इसलिए जर्मनी में एक जगह वाइमर, और वाइमर में ही संविधान लिखा, तो क्या हो गया, ये वाइमर का संविधान हो गया, ठीक है ना। आगे की बात करते हैं। जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, मतलब कि हमने एक पूरा सिस्टमेटिक वे में जो प्रोसीजर है उसको हमने फॉलो किया है, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ, यानी इसको यूएसएसआर या रूस बोलते हैं, है ना, रशिया या यूएसएसआर बोलते हैं। इस समय क्या लिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या लिया हमने से, फंडामेंटल, ठीक है। अच्छा, हमने अपनी जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना देखिए आप लोगों ने प्रियम्बल, आपकी बुक में, आपकी जो बुक थी सरकारी स्कूल वाली और एनसीईआरटी वाली, उसमें लिखा रहता था वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, है ना। तो वो प्रस्तावना है हमारी, उसमें 2-3 वर्ड जोड़े, क्या बोले, एक सामाजिक वर्ड जोड़ा, एक आर्थिक वर्ड जोड़ा और एक राजनीतिक, ये सब वर्ड हमने जोड़े। इसके अलावा हमने यूएसएसआर से क्या लिया हुआ, 5 ईयर प्लान, क्या लिया हुआ हमने, 5 ईयर प्लान, यानी कि पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, कोई आपसे पूछ दे कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है, तो क्या कहोगे, भारत का संविधान सबसे बड़ा है, मतलब बल्कि इतना बहुत ज्यादा लिख दिया है, ठीक है। तो विश्व का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान जो है वो भारत का संविधान है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, जब भारत का संविधान लिखा गया ना 1947 में, कब, 1947 में, तो उसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे, पार्ट, मतलब 22 हिस्सों में बटा हुआ था ये 22 में, ठीक है। और कितने आर्टिकल्स थे उसमें, 390। आप ऐसा सोचो जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है बड़ी सी, और उसमें 22 कमरे हैं, और उसमें 395 लोगों को रखना है, तो जाहिर सी बात है एक कमरे में एक से ज्यादा लोग रहेंगे, है ना, तभी तो पॉसिबल है। अगर मैं एक बंदे को एक कमरा दूंगा तो कैसे पॉसिबल है कि 395 पे, तो मुझे 395 कमरे चाहिए। तो इसको इसमें रख दिया, जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने 4 आर्टिकल रख दिया, सेकंड में कुछ रख दिया, ऐसे करके। लेकिन अगर करंट की बात की जाए 2024 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इस समय कितने भाग हैं, 22 ही हैं। लेकिन कहीं कहीं आपको ना बुक में ये 25 भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा 12 इसके जो है, देखो सुनो एक चीज और, भाग हमारे 22 थे और आर्टिकल्स कितने थे हमारे, 390। इसके अलावा गाइस कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी गवर्नमेंट ने बनाई थी, जिसको अनुसूचियां यानी कि शेड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, तो उस समय ना जब देश बना था उस समय 8 शेड्यूल थे, अभी करंट में ये शेड्यूल कितने हैं, 12, बाकी सब उतने का उतना ही है, ठीक है ना। ये चीजें कहीं पे आर्टिकल आपको 430 समथिंग नजर आएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि दोनों नजर आए, अगर ये होगा तो ये डाटा नहीं होगा। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो सुनो, एक ना बहुत ही बड़े राजनीतिक ज्ञाता है आइवर जेनिंग्स, उन्होंने ये कहा कि भाई जो भारत का संविधान है, जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान है, बहुत डिटेल में है, ठीक है। और लिखित संविधान भी है, ठीक है ना। ये सब कुछ कहा इन्होंने। नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको पता है, हमारे संविधान की एक खास बात है। क्या खास बात है, अगर हमारे संविधान में ना थोड़े बहुत मोड़े चेंजेस अगर करने हैं, थोड़े मतलब मामूली चेंजेस अगर करने हैं, तो मिनिमम वोटिंग से काम हो जाता है, ठीक है ना।
मतलब अगर मान के चलो सपोज कितने लोग हैं, अगर 10 लोग हैं सपोज करो 1 मिनट के लिए, अब मुझे थोड़ा सा चेंज करना है, तो मैं 10 लोग तो मान के चलो हैं, लेकिन इसमें मान लो आज 5 ही लोग आए हैं, तो उसका जो 50% होगा, यानी कि 3 लोग मान के चलो, वो लोग वोट करेंगे तो वो पास हो जाएगा। लेकिन किसके लिए? सिर्फ थोड़े मोड़े के लिए। अगर मान के चलो संविधान में कोई मेजर अमेंडमेंट करना है, तो जितने लोग अवेलेबल हैं उसका 50%, उसका 2/3 चाहिए, ठीक है ना, यानी लगभग 66 के आसपास, 66% का, यानी 6-7 लोग चाहिए। और अगर मान के चलो पूरा का पूरा संविधान ही बदलना है, तो इसका भी प्रोविजन है। बनाने वालों ने ये सुविधा भी रखी है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा कि अगर मेरे बनाए हुए संविधान से अगर आप किसी को आपत्ति है, तो वो पूरा का पूरा संविधान भी बदल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि जितने लोग जितने लोग पार्लियामेंट में होंगे, उस समय पार्लियामेंट के लोग वोट करते हैं तभी तो बिल पास होता है ना, तो जितने लोग पार्लियामेंट में होंगे उसका 2/3 होना चाहिए वोटिंग। और जिस समय ये कानून बनने लग रहा होगा, उस समय भारत में जितने राज्य होंगे, जैसे अगर मान लो अभी बन रहा था, अभी कितने राज्य भारत में? 28 राज्य हैं, और 8 यूटीज भी तो हैं, तो 28 और 8 कितने हो गए टोटल? 36 हो गए। तो उसके आधे राज्यों में, आधे राज्यों की जो विधानसभाएं, मतलब राज्य की जो विधानसभा है, वो उससे भी वो बिल पास होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको? ठीक है, तो ये थोड़ा सा रिजिड काम है, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है। क्या केजरीवाल कभी मोदी जी का बिल पास करेंगे? कभी नहीं करेंगे, है ना? तो समझ में आ रही बात आपको? तो भारत का संविधान क्या है? लचीला भी है और कठोर भी है। लेकिन अमेरिका का संविधान सिर्फ कठोर है, ठीक है। अगर अमेरिका में कुछ अमेंडमेंट करना होता है अमेरिका को, तो उसको हमेशा 3rd प्रोसेस से जाना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग, ये जो आइवर जेनिंग्स था, इसने क्या कहा कि भारत का संविधान जो आवश्यकता से अधिक कठोर है, ठीक है। लेकिन एक और बंदे थे, इनका नाम था केसी विलर। इन्होंने कहा कि अधिक कठोर और अधिक लचीला दोनों के बीच का क्या है? एक बैलेंस है। मतलब जरूरत पड़ने पे ये कठोर भी है और जरूरत पड़ने पे ये है ऐसा। बिल्कुल सही बात है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट ज्यादा ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी। प्रारूप समिति का गठन गाइस 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भी, अब देखो सुनो, मैंने आपको बताया संविधान बनाने के लिए बहुत सारी कमेटियां बनी थी। मान के चलो ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, तो इनको हमने क्या बना दिया? ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड बना दिया। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब कि ये ड्राफ्ट करेंगे संविधान का स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है ना। संविधान लिखा किसने? अरे नहीं, संविधान लिखा किसने पता है आपको? लिखा का मतलब बैठ के लिखा। यस, उन्होंने बैठ के लिखा, उन्होंने तो गाइड किया ना कि भाई ये यहां से ले लो, वो वहां से ले लो, है ना। बैठ के लिखने वाले थे वो राय ज्यादा करके उनका नाम है, अभी आगे आएगा, ठीक है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से सुना, ड्राफ्टिंग कमेटी जो बनाई गई संविधान सभा के द्वारा, उसके हेड कौन थे? डॉक्टर, ठीक है ना। कब बनी ये? 29 अगस्त 1947 को। और जब ये बनी इसमें कितने मेंबर्स थे टोटल? 7 मेंबर्स थे, ठीक है। अगला देखो, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो इलेक्शन था गाइस, वो बंगाल से हुआ था। लेकिन जब पार्टीशन हो गया, जब देश का क्या हो गया? विभाजन हो गया, तो आपको पता है कि पाकिस्तान को हमने ये वाला हिस्सा दे दिया और ये वाला बांग्लादेश वाला हिस्सा दे दिया। इस वाले को पूर्वी पाकिस्तान कहते हैं। बाद में ये फ्री हो गया तो नई कंट्री बन गई बांग्लादेश, ठीक है। तो पाकिस्तान को हमने 2 दे दिया। पहले जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे वो इसी बांग्लादेश से चुनाव लड़के आते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद तो ये चला गया, तो फिर उनको दोबारा चुनाव लड़ना पड़ा। तो उन्होंने दोबारा चुनाव कहां से लड़ा? मुंबई से लड़ा, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? प्रस्तावना है, याद होनी चाहिए वैसे तो, ठीक है ना। अच्छा एक बार बताओ मुझे, ये प्रस्तावना को जरा पढ़ते हैं एक बार। कह रहा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है। ये अच्छा, वो जब आपने पहली लाइन इसकी पढ़ी, हम भारत के लोग, तो इससे कैसा फील हुआ आपको? ऐसा फील हुआ कि हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है, लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, दंगे फसाद की बात हो रही है? कैसी बात हो रही है? एकता की बात हो रही है ना। तो यही संविधान का मूल ढांचा, यही प्रस्तावना का मूल ढांचा है। मतलब प्रस्तावना में सरकारें जो हैं संशोधन कर सकती हैं, लेकिन उसके मूल ढांचे को चेंज, मतलब अमेंडमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें आपको जो है ऐसे वर्ड ही जोड़ने हैं जो इसको जोड़ने का काम करे, तोड़ने का काम ना करे। कल को उसमें लिख दूं कि भाई जय श्री राम बोलना होगा तभी रहना होगा भारत में, इस तरह की चीजें अगर मैं जोड़ देता हूं तो वो सही नहीं है। और जब गवर्नमेंट ने ऐसा बोला, जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला,
तो आज तक कुल मिला के इस प्रस्तावना में कुल मिला के सिर्फ एक बार अमेंडमेंट हुआ है। कितनी बार? एक बार। और ये अमेंडमेंट जो हुआ गाइस ये 1976 में हुआ। और किसने किया इसको? इंदिरा गांधी। किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया। ठीक है, उन्होंने 2-3 वर्ड इसमें जोड़ दिए। अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं, इंदिरा गांधी ने जो शब्द जोड़े थे, समाजवादी, है ना, पंथ निरपेक्ष, है ना, ये सब वर्ड जो जोड़े थे, इसको हटाने के लिए परसों सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई थी। करंट की बात बता रहा हूं मैं आपको कि ये शब्द क्यों जोड़े गए, अननेसेसरी हैं ये। ठीक है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी परसों की जजमेंट बता रहा हूं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो शब्द है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, है ना, ये सारी चीजें जो जोड़ी गई हैं, ये भारत के लोग इसको सुनना पसंद करते हैं और ये वाइडली एक्सेप्टेड शब्द है, आप इसको नहीं हटा सकते। ठीक है ना। तो जिसने याचिका लगाई थी, याचिका एक प्रोसेस होता है जिसमें एक नॉर्मल आदमी कोर्ट में अपील करता है और कोर्ट को लगता है कि अगर ये मैटर सही है तो कोर्ट फाइट करेगा उसकी तरफ से, कोर्ट लड़ेगा। ठीक है, ये चीज होती है। तो आज तक संविधान में कितनी बार अमेंडमेंट हुआ? सिर्फ कब हुआ है? किसने किया है? ठीक है। और जिस कमेटी ने प्रियम्बल में अमेंडमेंट किया ना गए, ठीक है ना, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, क्या नाम है उसका? हाँ, उस समय बनी थी ये। ठीक है, अभी आगे आएगा। अच्छा, एक चीज और, अगर कोई आपसे पूछे कि हमारा संविधान बनके तैयार कब हुआ है, हमारा संविधान तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। और हमारा संविधान लागू कब हुआ है? 1950 को। ऐसा क्यों हो गया? 26 नवंबर कब था भाई? परसों ही तो था, है ना। और परसों यानी कि हमारा संविधान बना था। और आपको पता है हमारे देश की सबसे बड़ी लॉ बुक कौन सी है? और लॉ को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? विधि दिवस। क्या विधि बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? विधि। इसलिए 26 नवंबर को गाइस हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल लॉ डे सेलिब्रेट करते हैं। क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? नेशनल लॉ डे, यानी कि राष्ट्रीय विधि दिवस। ठीक है ना। इसको संविधान दिवस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संविधान दिवस भी बोला जाता है इसको। ठीक है ना। तो हर डे के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो तैयार हुआ 26 नवंबर को, लेकिन लागू किया 26। ऐसा क्यों भाई? उसी दिन लागू कर देते, इतना क्यों परेशानी? नहीं, प्रोसेस इसका कुछ नहीं था, मैं बताता हूँ सर क्या प्रोसेस था। लागू जब ये बन के तैयार हुआ ना, तो कुछ प्रोविजन तो लागू कर दिए, लेकिन उन्होंने कहा, कांग्रेस थी ना उस समय, तो कांग्रेस ने पहली बार जो है ना आजादी की मांग करी थी 1930 में, 26 जनवरी 19। और आपको पता है आजादी मिलने से पहले ही हम लोग आजादी मनाते थे 26 जनवरी को। ठीक है ना। आजादी पहले हम कब मनाते थे? कांग्रेस ने खुद ही डिक्लेयर कर दिया कि मैं आजाद हूं, हम आजाद हैं, बात खत्म। ये सब भले आजाद नहीं थे, लेकिन हम मना रहे हैं ताकि सामने वाले को चुभे ये बात और हम भूल ना जाए। ठीक है। तो कांग्रेस ने कहा कि इतनी इंपॉर्टेंट डेट हम इसको ऐसे कैसे जाने दें, तो हमने कहा आजादी तो हमने 15 अगस्त को अब ले ली है, तो 26 जनवरी का डेट हिस्ट्री में सरवाइव करे, इसके लिए हमने क्या कर दिया, उसको संविधान के बचे हुए हिस्से को हमने कब लागू कर दिया? 26 जनवरी को। तो ये रुकने का ये कारण था। ठीक है ना। कुछ हिस्से तब लागू कर दिया, कुछ हिस्से अब लागू कर दिए। ठीक है, ये चीज थी। आगे की बात करें। अच्छा, नेक्स्ट देखो, सुनो, हमारे देश में संविधान लिखा गया, संविधान से पहले क्या लिखा गया है? कि प्रस्तावना, प्रियम्बल लिखा गया। तो प्रियम्बल का कंसेप्ट कहां से लिया हमने? यूएसए से। कहां से लिया हमने? यूएसए से। लेकिन प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है गाइस, वो हमने कहां से लिए? वो ऑस्ट्रेलिया से लिए हमने। दो अलग अलग चीजें हैं। लैंग्वेज का मतलब जैसे पॉजिटिविटी और बाकी सारी चीज, स्ट्रक्चर वगैरह। अच्छा, मैंने कहा गाइस कि प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार अमेंडमेंट हुआ है? सिर्फ एक बार। कौन सा अमेंडमेंट? 42वां संविधान संशोधन 1970, यानी 42nd अमेंडमेंट। और इसमें किसके समय में हुआ था ये? इंदिरा गांधी, है ना। एक ही आंधी, इंदिरा गांधी। ठीक है। और कौन कौन से शब्द जोड़े भाई? 3 शब्द जोड़े, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है ना। समाजवादी यानी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर, और इंटीग्रिटी। ठीक है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? जिसका कोई रिलीजन नहीं होता, है ना। मतलब ऐसा देश जिसका कोई रिलीजन नहीं है। मतलब भारत में जो कंट्री है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाता, यहाँ पे सभी रिलीजन को इक्वली रखा जाता है। ठीक है। तो ये शब्द हमने कब जोड़े? 1976 में। लेकिन ये शब्द तब जोड़े गए जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जोड़ सकते हो। ठीक है ना। लेकिन जब देश बन के तैयार हुआ ना, जब संविधान बन गया,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक ने लगाया ऐसी याचिका कि सर हम प्रियम्बल में अमेंडमेंट कर दें। पहले जब संविधान बन गया तो पहले तो ये डिबेट चलती थी कि ये जो प्रियम्बल है ये क्या संविधान का हिस्सा है कि नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि संसद सिर्फ संविधान में संशोधन कर सकती है, ठीक है ना। अगर वो प्रियम्बल संविधान का हिस्सा नहीं है तो संशोधन भी नहीं कर सकती है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने जजमेंट दिया और कई बार अपने जजमेंट से जो है ना वो पलट गया, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग। पहला जो जजमेंट आया एक केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का, ठीक है ना। और इसमें उन्होंने कहा क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप संशोधन नहीं कर सकते। पहली बार कहा संशोधन नहीं कर सकते, लेकिन मैंने कहा ना जुडिशियल रिव्यू वाली बात याद है आपको, कोर्ट अपने डिसीजन को क्या कर सकती है, पलट सकते है, ठीक है ना। उसके बाद 1960 में सबसे पहले देखो केस आया 1960 में, उसमें क्या कहा कि आप अमेंडमेंट, फिर आया 1973 में, उसमें भी कहा अमेंडमेंट नहीं कर सकते। फिर अब देखो यहाँ पे फिर एक आया आपका नेक्स्ट 19 कहां चला गए, हे प्रभु, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। दो ही केसेस हुए थे इसके, दो ही केसेस हुए थे। पहला हुआ था 1960 में और दूसरा हुआ था 1973 में। पहले वाले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अमेंडमेंट नहीं कर सकते और दूसरे वाले में अमेंडमेंट कर सकते हो। पहले वाला जो केस था ना गाइस वो ये वाला था बेरुवादी संघ, बेरुवादी संघ, इस केस का नाम बेरुवादी, समझ देखो सुनो, एक केस है बेरुवादी और दूसरा केस क्या था, केशवानंद भारती, केशवानंद भारती। इससे रिलेटेड था ये, प्रियम्बल से रिलेटेड था। किससे रिलेटेड था, प्रियम्बल से रिलेटेड था। तो पहले तो कहा 1960 में कि नहीं कर सकते, फिर 13 साल बाद कहा कि कर लो कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो चेंज कर दिया। अब ये व्यक्ति हैं जिन्होंने केस किया था, उनके नाम है। और आपको आपसे कोई पूछे कि हमारे संविधान के लिए आज तक का सबसे बड़ा बेंच कौन सी है, देखो सुनो, जब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस जाता है ना तो जजेस की बेंच बैठती है, ठीक है ना। जो ग्रुप ऑफ जजेस बैठते हैं उसको क्या कहते हैं, बेंच, ठीक है ना। और जजेस की जो बेंच बैठती है गाइस, उसमें आज तक सबसे ज्यादा जज जो बैठे हुए हैं, सबसे ज्यादा वो इसी केस में बैठे हुए हैं। किस केस में बैठे हुए हैं, कि केशवानंद भारती केस में। इसमें आज तक के सबसे ज्यादा जज बैठे हुए हैं, कितने, 13 जज बैठे, 13 जज ने बैठकर ये डिसीजन दिया कि इसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें जो जज बैठते हैं गाइस वो ऑड होते हैं, मतलब विषम होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें वोटिंग होती है, ठीक है ना, कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए, ठीक है ना। एससी कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू होनी चाहिए। आप में से कोई है एससी कैटेगरी से, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, मान के चलो ये एससी कैटेगरी से हैं और इनके 3 जनरेशन पहले से इनके घर में आईएएस बनते आ रहे हैं, तो आप लोग, तो इनका सोशल स्टेटस तो बहुत हाई है कि इनके दादाजी भी आईएएस थे, इनके पिताजी भी आईएएस है, इनकी बड़ी सिस्टर भी आईएएस है, इनकी छोटी सिस्टर भी आईएएस है, ये खुद भी आईएएस है। इसकी वजह से तो भी ये रिजर्वेशन ले रही है एससी का। लेकिन ये सेम है, इनको पता ही नहीं एससी का रिजर्वेशन भी कुछ चीज होती है कि नहीं होती, है ना। अब ये छोड़ेंगे तो ये मिलेगा ना इनको, सीटें तो लिमिटेड ही हमारे पास। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग जो 3 जनरेशन से कलेक्टर बनते हुए आ रहे हैं या जिन जो बहुत ज्यादा सोसाइटी से अपर जा चुके हैं, उनको अब रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, उस पर अब डिबेट चल रही थी। तो उस पर भी बेंच बैठी थी, उसमें भी इतने लोग नहीं बैठे थे, ठीक है ना, उसमें भी 7 लोग बैठे थे, ठीक है ना। ये सारी चीजें जैसा ओबीसी में होता है, ओबीसी है कोई आपसे, नहीं, ओबीसी कैटेगरी में जिसकी इनकम 10 लाख से ऊपर होती है उसको रिजर्वेशन नहीं मिलता, है ना। ओबीसी का ये फंड है। अब कैसे पता चलेगा कि 10 लाख है कि नहीं, तो देखो अगर आप प्राइस से मान के चलो मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चे, आपने मुझे फीस तो कैश दी है, कोई रिकॉर्ड तो है नहीं, तो मैं क्या दूंगा भाई, मुझे, मैं तो फ्री में पढ़ा रहा हूँ, कोई रिकॉर्ड नहीं है ना। तो पैसा तो यहाँ पे हर कोई भरपूर कमा रहा है, ऐसा तो नहीं है भाई। अगर साल का 10 लाख है तो कुछ खास नहीं है, हर जो तीसरा चौथा बंदा कमाता होगा, इतना मेरे को उम्मीद है शायद, ठीक है ना। अब मान के चलो, लेकिन फिर इनकी जॉब लग जाती है और ये ओबीसी से भी है ना, और इनकी आईएएस बन गई, इनकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना मान के चलो फिलहाल है, तो साल के कितने हो गए, 12 लाख। और क्या ये बात सरकार को पता चलेगी, क्योंकि देने वाला कौन है, सरकार है, तो उनको तो पता चलेगी ना। तो उस केस में नहीं मिल सकता फिर, ठीक है ना। हालांकि इसके कुछ सब्स्टिट्यूट भी होते हैं, ठीक है। आगे की बात करें भाई, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना आप लोग। जब देश आजाद हो गया, ठीक है ना,
देखो सुनो, जब किसी देश का संविधान लिखा जाता है ना, तो सबसे पहले लिखा जाता है जमीन की, जमीन कितनी है हमारे पास, तभी तो देश बनेगा। तो सबसे पहले किसकी बात होती है? जमीन की। तो जब देश आजाद हो गया ना, तो उस समय, इस समय भारत में 28 राज्य हैं, और जब देश आजाद हुआ था उस समय 14 राज्य थे। कितने थे? 14 राज्य थे। महाराष्ट्र और गुजरात एक ही में थे, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में थे, ठीक है ना, हरियाणा पंजाब ये सब एक में थे, हिमाचल गुजरात एक में थे, ठीक है। लेकिन जब देश आजाद हो गया तो भाई साहब ये सब आपस में लड़ने लगे अंग्रेजों के जाने के बाद। अंग्रेज तब तक कुछ नहीं बोल रहे थे, अंग्रेजों के जाने के बाद क्या हो गया? मराठी कह रहा है मैं गुजरातियों से अलग करो, ठीक है ना, तमिल वाले कह रहे हैं हमें तेलुगु वालों से अलग करो, हरियाणा वाले कह रहे हैं हमें पंजाब वालों से अलग करो, हिमाचल वाले कह रहे हैं हमें पंजाब से अलग करो, है ना। तो अब ये तो सरकार के सामने एक नई चुनौती आ गई थी, नया चैलेंज आ गया था कि भाई कैसे बनाएं, ठीक है ना। तो सरकार ने इसके लिए एक कमेटी बनाई जिसको कहते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या कहते हैं? ठीक है ना, इसको कहते हैं स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन। अब ध्यान से सुनना आप लोग क्या सीन है। इस कमेटी, इसमें ना कई बार कमेटियां बनी, एक बार नहीं बनी, कई बार बनी। लेकिन जो भी कमेटी बने ना, वो ये कहे कि भाई भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं होना चाहिए, है ना, कि मराठी बोल रहा कि मैं मराठी बोलता तो मुझे अलग कर दो, गुजराती कह रहा कि मैं गुजराती बोलता, इस आधार पर नहीं, फिर तो दंगे होंगे, लड़ाइयां होंगी, कॉन्फ्लिक्ट आएगा मन में, है ना, ये चीज है। तो उन्होंने क्या, तो देखो मैं बताता हूँ कितनी कमेटियां बनी। सबसे पहले कमेटी जो बनी है इसमें, सबसे पहले कमेटी बनी एस के धर कमेटी। क्या बनी? एस के धर कमेटी, ठीक है। इसके बाद एक और कमेटी बनी जिसको बोलते हैं जेवीपी कमेटी। क्या बोलते हैं इसको? जेवीपी कमेटी। और एक कमेटी बनी गई फजल अली कमेटी, ठीक है। 3 कमेटियां बनी। ये उन व्यक्तियों के नाम है जिनके नाम पे कमेटियां बनती थी। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ठीक है ना। तो ये जो एस के धर कमेटी बनी, उन्होंने कहा कि भाई भाषा के आधार पे तो राज्य बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य बनने का क्या किया? विरोध कर दिया। जेवीपी ने क्या किया? लेकिन फजल अली ने कहा बना दो, कोई ऑप्शन था नहीं तब तक, क्योंकि लोग इतने ज्यादा आक्रोश में आ चुके थे, ठीक है ना। तो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश को सबसे पहले बनाया गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लो, अब रिजल्ट देख लो सीधे सीधे, जो मैंने ये लिखा हुआ यहाँ पे देखो। अप्रैल 1949 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और इसमें भी भाषा के आधार पर राज्य, ये तो खैर चलो नहीं किया, वो जेवीपी की बात कर रही है, ठीक है। ये देखो ये रहा 7वां अमेंडमेंट कर दिया हमने अपने संविधान में, ठीक है ना। जब भी कोई नया राज्य बनेगा एक अमेंडमेंट होगा संविधान में जरूर। तो हमने 7th अमेंडमेंट कब किया? 1956 में। और उसके थ्रू हमने क्या कर दिया, जो है 2 हिस्से बनाए, एक राज्य और एक केंद्र। और उसी में फिर हमने, अभी तो वर्तमान में कितने 28 राज्य और 8 यूटीज हैं, ठीक है ना। 2 केंद्र शासित प्रदेश वगैरह भी हैं। लेकिन भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था इसमें? आंध्र प्रदेश था, ठीक है। 1 अप्रैल 1900, देखो मैं लिख देता हूं पे, आंध्र प्रदेश का आपको दिख जाएगा, फोटो दिखा देता हूं यहाँ पे। देखो ये रहा आंध्र प्रदेश, 1 नवंबर 1956, ठीक है ना। अब देखो अलग अलग राज्य का अलग अलग है, ठीक है ना। और जिस राज्य के आगे जो डेट लिखी है ना, वही उसका स्थापना दिवस भी माना जाता है। उड़ीसा की क्या है? हाँ तो कोई बात नहीं, क्या हो गया। आप चाहते हो मतलब आजादी के बाद बने ऐसा? भाई कुछ राज्य ऐसे भी तो जो अंग्रेजों के टाइम में ही इनका बॉर्डर निर्धारित हो गया। वो छोड़ो, आप बिहार का देखो ना, 1912। बिहार आज का राज्य थोड़ी है, ठीक है। क्या देश आजाद होने के बाद बिहार बना है? बिहार पहले से ही है। और जब बिहार, ये जो पीला वाला दिख रहा ना भाई, पहले ये बिहार इतना बड़ा था, ये सारा का सारा बिहार ही था पूरा। पार्टीशन होता गया होता गया होता गया, कटता गया कटता गया कटता गया। लास्ट में हमने 2000 में क्या कर दिया, झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया। अब खाली बिहार इतना ही है, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो आपको ये डेट्स दिख रही हैं, ज्यादातर आप देखोगे ना, ज्यादातर गाइस, ज्यादातर की डेट 1 नवंबर ही मिलेगी आपको, ठीक है ना। आप देखना ज्यादातर की डेट कैसे मिलेगी आपको, 1 नवंबर। रीजन क्या है? वो जो हमारा बिल था जो हमने पढ़ा था राज्य पुनर्गठन आयोग, वो नवंबर में ही पास होता है उसकी वजह से। लेकिन कुछ राज्य अपनी डेट अलग अलग बनाते हैं। जैसे जब हमने इसको अलग किया, क्या नाम है, ये झारखंड को जब हमने अलग किया, तो इसको भी कब अलग होना था? 1 नवंबर को अलग होना था ना। लेकिन इसने कहा नहीं, हम 15 को होंगे। क्यों? क्योंकि इनके जो फ्रीडम फाइटर थे ना, बिरसा मुंडा, नाम सुना है? बिरसा मुंडा जो थे वो झारखंड के क्या है, फ्रीडम फाइटर थे, जैसे महात्मा गांधी वगैरह वैसे ही,
ठीक है ना, महात्मा गांधी से पहले। तो उनकी बर्थ डेट है 15 नवंबर को, वो लोग मनाते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई रुक जाओ, हम उस दिन मना लेंगे, ठीक है ना। तो झारखंड का फॉर्मेशन डे कब होता है, तो रैंडम कभी भी कुछ नहीं पूछ लेता। अब देखो, states born on 1st November 1956 were formed after the State Recognition Act 1956. The reformed the boundaries of India's states and territories, organizing them along linguistic lines. ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट, ये सारा कुछ हो गया हमारा। तो अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस। हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया, हिस्ट्री भी पढ़ लिया, हमने भारतीय संविधान के स्रोत भी पढ़ लिए, फिर हमने ये राज्य का भी पढ़ लिया। अब आगे की बात सुनो। जब कभी भी संविधान लिखा जाता है तो सबसे पहले किसकी बात की जाती है, जमीन की। किसकी बात की जाती है, तो हमारे संविधान में गाइस आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक किसकी बात की गई है, जमीन की। ये कौन से भाग में है, ये फर्स्ट भाग। 22 भाग है ना टोटल, तो एक भाग में कितने आर्टिकल हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं गाइस। अच्छा, जमीन देने के बाद नागरिकता दी जाएगी, सिटीजनशिप, ठीक है ना। जमीन दे दिया, भाई पता तो नहीं चाहिए कि हमारा एरिया कितना है, ठीक है। तो फिर हमने उसके बाद क्या दे दी, नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप दे दी। क्या दे दिया हमने, सिटीजनशिप दे दिया, ठीक है। वो हमने दे दिया 5 से लेकर के 11 तक, आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक दे दिया। तो जमीन भी दे दी आपको और नागरिकता भी दे दी। अब उसके बाद कहा कि भाई अगर आप इस देश के नागरिक हो तो आपको कुछ फायदा होना चाहिए, तो हमने आपको दिए अधिकार। क्या दिया हमने, तो हमने आपको दिया फंडामेंटल राइट्स। क्या दे दिया हमने, फंडामेंटल राइट, यानी कि मूलभूत अधिकार दे दिए, ठीक है ना। ये भाग 3 की बात कर रहा है, और ये कौन सा भाग था हमारा, भाग 2, ठीक है ना। अब इसमें आर्टिकल 12 से लेकर के गए, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। कितने भाग है हमारे पास टोटल, 22। 3 ही भाग में मैंने 35 आर्टिकल हो गए हमारे, ठीक है। तो जमीन भी दे दी, फिर नागरिकता भी दे दी, और क्या दे दिया, फंडामेंटल राइट्स। अब आगे की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स देने के बाद गाइस, यहाँ की सरकार ने सोचा यार तुमको जमीन भी दे दी, नागरिकता दे दी, अधिकार भी दे दिए। अब उन्होंने ये कहा सरकार ने कि हम ऐसा काम करेंगे जिससे आपको और अच्छा फायदा हो। जैसे हम अच्छी सड़कें बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे। तो उसके बाद आया राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये किस भाग में है, ये भाग 4 में है। किस भाग में है, ये भाग 4 में है। और ये आर्टिकल 36 से लेकर के गाइस 51 तक है, ठीक है ना। फिर इसके बाद एक और आया, इतना कुछ देने के बाद जमीन भी दे दी, नागरिकता भी दे दी, अधिकार भी दे दिए, डीपीएसपी भी दे दी। अब गवर्नमेंट कह रही भाई कुछ हमें भी तो उम्मीद होनी चाहिए कि आप भी तो हमें कुछ दो। तो गवर्नमेंट क्या मांग रही है आपसे, गवर्नमेंट कह रही है भाई एक काम करना कि भाई साहब आप जब कभी भी लाल किले जाना तो आप अपना और किसी भी महिला मित्र का नाम मत लिखना, ठीक है ना। यानी कि क्या ना करना, मॉन्यूमेंट्स को गंदा ना करना, है ना। यानी आपसे गवर्नमेंट चाहती है कि आपकी कुछ ड्यूटीज हैं जो आपको फॉलो करना चाहिए। नदियों को पॉल्यूट ना करना, मॉन्यूमेंट्स को गंदा ना करना, पेड़ों को ना काटना। अच्छा, इंस्टाग्राम पे खाली कॉम्युनल कमेंट्स ना करना, जय श्री राम या इस तरह के कमेंट जिससे सामने वाली पार्टी भड़के या कुछ ऐसा, है ना। कुछ भी ना करना, सिर्फ हिंदूज के लिए नहीं, मुस्लिम के लिए भी। जैसे मैं परसों एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बंदे ने, मुस्लिम था शायद वो लड़का, उसने कार का शीशा खोला, सामने एक गाय खड़ी थी, उसने कहा बच के रहियो ईद है, ठीक है ना, ईद आ रही है। और फिर देखा कि यूपी पुलिस उसकी टांगे तोड़ रही है, और फिर वो बोल रहा है गाय हमारी माता है नेक्स्ट वीडियो में। तो ये एक तरह का क्या है, ये ड्यूटी में तो नहीं आया ना। ये ड्यूटी होती तो क्या होता, वो ब्रदरहुड बना के रखता। तो आपको देखो गवर्नमेंट ने क्या ड्यूटीज दिए हैं, ये जो भाग, ये जो अब नेक्स्ट भाग कौन सा आएगा हमारा, भाग, हाँ 4 के बाद क्या आना चाहिए, लेकिन हमने 5 नहीं रखा, हमने रखा 4 का रख दिया हमने, 4A, ठीक है। और इसमें हमने क्या रखा, फंडामेंटल ड्यूटीज, क्या रख दिया हमने इसमें, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना। आर्टिकल 51A में, आर्टिकल 51A में कितने मौलिक कर्तव्य गाइस हमारे, 10 + 1 कितने हैं, 11। भाई देखो क्या 11, जैसे कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, नेशनल फ्लैग 1 हो गया, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना 2 हो गया, नेशनल हीरोज का रिस्पेक्ट करना, ठीक है ना। महात्मा गांधी को गाली ना देना, कुछ लोग दे देते हैं, ठीक है ना। नदियों को पॉल्यूट ना करना, ब्रदरहुड बना के रखना, पीसफुल इन्वायरमेंट देश में बना के रखना, साइंटिफिक बिहेवियर रखना,
रूढ़िवादी सोच ना रखना कि नर बलि दे रहे हैं और ये दे रहे हैं और वो दे रहे हैं, इस तरह की सोच ना रखना, ठीक है ना। तो इस तरह की टोटल कितनी हमारे कितनी थी पहले, 10 थी। बाद में क्या हुआ, एक हमने और जोड़ दिया कि भाई माँ बाप की ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, स्कूल भेजेंगे, ठीक है ना। तो अब वर्तमान में कितने हमारे पास टोटल, 11। इतना कुछ लेने के बाद, इतना कुछ देने के बाद, यहां से आर्टिकल 52 से गाइस हमारी कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव शुरू हो जाती है। और आपको पता है एग्जीक्यूटिव में सबसे पहले कौन आता है, प्रेसिडेंट आता है। कौन आता है, अब राष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे, फिर प्रधानमंत्री, ऐसे सिस्टम हमारा चलेगा, ठीक है ना। तो अभी तो फिलहाल हमें किसके बारे में पढ़ना है, आर्टिकल 1 के बारे में। देखो संविधान का पहला आर्टिकल है तो कम से कम आपको पता तो होना चाहिए। संविधान का अगर पहला आर्टिकल लिखा जा रहा तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत आइडिया तो होना चाहिए। क्योंकि पहला ही आर्टिकल अगर आपको नहीं पता संविधान का तो फिर लोग बेइज्जती करके निकल जाएंगे। जब आप ही को नहीं पता तो दुनिया को क्या पता होगा। किसी को पता है हमारे देश का पहला संविधान का पहला आर्टिकल कौन सा है, क्या है, क्या लिखा है उसमें? पहले आर्टिकल में लिखा गया भारत राज्यों का संघ होगा। क्या होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। कहने का तो ये है कि यहाँ पे ना फिलहाल तो 28 राज्य हैं, कल को 2800 भी हो जाएंगे तो भी ये भारत ही रहेगा, टूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, ठीक है ना। तो आप में से कई लोग कहेंगे सर बांग्लादेश अलग हो तो क्या, भाई बांग्लादेश तो आजादी से पहले ही अलग हो गया था, वो हमारा थोड़ी था, हमने उनको पाकिस्तान से अलग करवाया है, ठीक है ना। लेकिन आप देखना आजादी के बाद से कभी ऐसा नहीं होगा कि कर्नाटक को हमने अलग देश बना दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है ये, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो भारत अर्थात इंडिया क्या होगा, राज्यों का यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे देश के कितने नाम है, 2 नाम है, इंडिया और इसके अलावा हिस्ट्री में तो बहुत सारे नाम है, जम्बू द्वीपे, भरतखंडे, आर्यवर्ते, सुना होगा अपने गाने वाने में, है ना। तो आर्टिकल 1 आपको याद रहेगा, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। आगे बढ़ जाए, आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, संसद में आर्टिकल 2 में ना संसद को 2 तरह की पावर्स है। पहली पावर क्या है, नए राज्यों को शामिल करना संघ में और नए राज्यों के स्थापित करने की शक्ति। मतलब संसद चाहे तो नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। आपको पता है अभी बात चल रही है यूपी को अलग तोड़ने की, मतलब बीच से, मतलब नया एक राज्य बन जाएगा यूपी, ये जो आगरा वाला जो इलाका मेरठ वाला, इससे एक नया राज्य बन जाएगा और उधर अलग बन जाएगा। पहले यूपी से ये हिमाचल प्रदेश भी जुड़ा हुआ था, उत्तराखंड, उसको अलग कर दिया, जैसे बिहार से झारखंड तोड़ दिया ना। तोड़ने का पर्पज क्या है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन सही से काम कर सके, प्रशासन सही से काम कर सके, ठीक है। अच्छा, ये जो नए राज्यों का फॉर्मेशन होता है इसी के थ्रू जो है, ये इसी के थ्रू हमने 36वां अमेंडमेंट करके जो है 1975 में सिक्किम को भारत का शामिल किया। ये सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, वो फॉरेन कंट्री थी, अब सिक्किम क्या है, भारत का हिस्सा है, ठीक है, ये चीज है। आर्टिकल 3 क्या कहता है गाइस, इसमें चाहे तो संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, ठीक है ना, या किसी भी राज्य के क्या कर सकती है, नाम में, बाउंड्री में, ठीक है ना। तो कल को अगर यूं कहते हैं भाई कि राजस्थान की जो सीमा है वो उतनी नहीं रहेगी, दिल्ली तक आएगी, तो फिर दिल्ली तक आएगी, बात खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। संसद ऐसा कर सकती है। तो देखो सुनो, पार्ट 1 में मैंने आपको कितने आर्टिकल बताए थे, आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक, लेकिन मैंने आपको 2 ही आर्टिकल पढ़ाए हैं, आर्टिकल 1 और 2, शायद थर्ड भी पढ़ा दिया ना, हाँ थर्ड भी पढ़ा दिया, लेकिन फोर्थ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कौन सा क्या आ गया हमारे पास, सिटीजनशिप आ गया। क्या आ गया, सिटीजनशिप आ गया। और ये सिटीजनशिप कौन से भाग में है, ये भाग 2 में है, यानी कि पार्ट 2 में है। और कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है ये, 5 से 11 आर्टिकल तक। कौन से आर्टिकल तक है, 5 से 11, तो लिखा हुआ यहाँ पे है ना, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, ठीक है ना। हमारे देश में कैसी सिंगल सिटीजनशिप है, एकल नागरिकता है, यानी कि सिंगल सिटीजन। अभी पीछे हमने पढ़ा था ना कि अगर आप भारत के नागरिक हो तो आप किसी और देश के नागरिक नहीं बन सकते, ठीक है ना। और यहाँ पे अलग अलग देशों के लिए अलग अलग नागरिकता नहीं है कि हरियाणा में जाने के लिए मुझे अलग वोटर आईडी कार्ड चाहिए, दिल्ली में जाने के लिए अलग चाहिए, ऐसा नहीं, सबके लिए एक ही है। आगे नेक्स्ट, अमेरिका में कैसी नागरिकता है, ड्यूल सिटीजनशिप है। अमेरिका में कैसी है, ड्यूल है।
ठीक है। नागरिकता से रिलेटेड कानून कौन बना सकता है? पार्लियामेंट कुछ भी बना सकती है, सीधी सी बात है। अब आपको पता है जब देश आजाद हुआ तो हमने आर्टिकल 5 to 11 क्या रखे? नागरिकता रखा। आर्टिकल 5 देखो क्या करे कि संविधान जैसे ही शुरू होगा वैसे ही नागरिकता शुरू हो जाएगी। आर्टिकल 6 देखो, पाकिस्तान से भारत आने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। एक बात बताओ, पाकिस्तान से जो भारत आए होंगे क्या अभी भी वो कंडीशन लागू होती है? जो पाकिस्तान से भारत आए होंगे 1947 में, अब तक क्या वो सर्वाइव कर रहे होंगे? तो वो तो खत्म हो गया। इसलिए ये आर्टिकल भी क्या हो गया? खत्म हो गया। आर्टिकल 7 भी इसी से ऐसे ही कुछ कुछ है। तो आर्टिकल 7 की भी अब कोई वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 8 की बात करते हैं, ठीक है, और आर्टिकल 9 की बात करते हैं, ठीक है, आर्टिकल 10 की बात करते हैं। तो देखो ये जितने भी आर्टिकल आपने पढ़े पीछे, कौन कौन से आर्टिकल पढ़े आपने? आर्टिकल 5 से लेकर के कहां तक? 5 से कहां तक है ये? 5 से, हाँ, वैसे टोटल नागरिकता कहां से कहां तक? 5 से लेकर के। इसमें कई सारे ऐसे आर्टिकल है जब जो हमारे काम के अब नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या कर दिया कि नया हमने ना एक एक्ट बना दिया कि भाई संसद चाहे तो नागरिकता के लिए नए कानून बना सकती है। तो संसद ने एक एक्ट बनाया, नागरिकता अधिनियम 1955। इसको हम कहते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955। 55 क्यों? क्योंकि ये कब बना था? 50, जिस साल बनता है उसी साल का लग जाता है ना। अच्छा, इसमें अमेंडमेंट भी हो चुका है कई बार, ठीक है। पहली बार कब हुआ था? फिर 1992, फिर 2003, 2005, 2015, लास्ट कब हुआ? 2000। आपको याद होगा शायद लॉकडाउन से पहले ना सीएए एनआरसी का विरोध नहीं चलता था शाहीन बाग में, लॉकडाउन के जस्ट पहले शाहीन बाग वगैरह में, तो वो इसी के लिए चलता था एक्चुअली। आपको पता है 2019 में गवर्नमेंट ने कहा कि जो पाकिस्तान बांग्लादेश में जो ऐसे लोग हैं जो जैन हैं, हिंदू है, माइनॉरिटीज वहां के, अगर वो भारत आना चाहे तो वो भारत आ सकते हैं, अदर देन मुस्लिम, मतलब मुस्लिम नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि उनकी हालत वहां पे बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट उनको क्या कर दिया? अलाउड कर दिया, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट हमने किया। तो अभी सिटीजनशिप का कौन सा एक्ट लागू है हमारा? सिटीजनशिप अमेंडमेंट 2000। इसका एक्चुअल एक्ट कौन सा है? 1955, ठीक है। ये सारी चीजें अब आगे की बात करते हैं। अच्छा देखो, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स अभी हमने पार्ट 3 में पढ़े थे ना हमने, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक। उसमें से कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो हमने विदेशियों को भी दे दिया, भाई तू भी ले। हमारे राइट तो हमें मिलने चाहिए ना, कुछ ऐसे भी राइट्स हैं जो हमने किसको दे दिए? दूसरों को दे दिए। जैसे कि कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 30 और ये वाले जो हैं वो किसको दिए? भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं सिर्फ ये वाले, ठीक है ना। लेकिन ये जो आर्टिकल है 14, 20, 21, अब ये 21 क्या पता आपको? ये 21 है फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, किसी को आप मार नहीं सकते। तो आप विदेशी को भी नहीं मार सकते, है ना। अगर उसको किसी ने मार दिया तो वो कहाँ जाएगा? न्यायालय की शरण में जाएगा। तो हमने नॉर्मल चीजें ही रखी हैं, कोई ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं रखी हैं। तो ये आर्टिकल जो है वो भारतीयों के साथ साथ किसको मिले हुए हैं? विदेशियों। और ये वाले आर्टिकल सिर्फ किसको मिले हुए हैं? सिर्फ भारतीयों को मिले हुए हैं, और किसी को नहीं मिले हुए, ठीक है ना। और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया सीएए के बारे में। सीएए का फुल फॉर्म क्या? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें मैंने कहा आपको कि जितने भी हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन है, पारसी, ईसाई है, मतलब मुस्लिम को छोड़ करके, जो कहाँ रहते हैं, बांग्लादेश या पाकिस्तान में रहते हैं, वो भारत में आ सकते हैं, ठीक है ना। अब हमारे देश पे नागरिकता देते किस आधार पे भाई? तो 2 आधार पे देते हैं, या तो जन्म, 2-3 नहीं सॉरी कई आधार पे देते हैं। एक तो अगर जन्म से कि आपका जन्म यहाँ पे हुआ हो, या वंशानुगत आपके पेरेंट्स यहाँ पे चल रहे हो, हेरिडिटरी, या आपने यहाँ पे, आप यहाँ के नहीं हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया यहाँ पे, तो गवर्नमेंट आपको दे देगी। या फिर बाय नेचर, बाय नेचर मतलब कि कल को मान के चलो आप पाकिस्तान में रहते हो सपोज करो, और भूकंप आया और वो जो हिस्सा जहां पे रहते हो वो उखड़ करके कहाँ मिल गया? तो भारत के नागरिक, मौज है, ठीक है ना। तो बाय नेचर आ जाए, ठीक है। या क्षेत्र सम्मिलित होने पे, और मान के चलो आप पाकिस्तान में रहते हो, कल को हमने पाकिस्तान पे ही अटैक कर दिया, तो जो पाकिस्तान, अब तो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा फिर तो पाकिस्तान के भी नागरिक क्या कहलाएंगे? भारतीय कहलाएंगे। नागरिकता की समाप्ति गई, टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। कैसे समाप्त होगा भाई? अगर आपने खुद से नागरिकता त्याग दिया तो वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। परित्याग करने पे, खुद से छोड़ने पे, या बर्खास्त टर्मिनेट कर दिया गया हो,
या आपसे क्या कर दिया, आपसे कोर्ट वगैरह ना आपसे आपकी नागरिकता छीन लो किसी कारण से, कई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है, 2-3 कारण होते हैं जिसकी वजह से होता है ये, ठीक है। अच्छा, अगर आपने खुद से किसी और देश की नागरिकता ले ली है तो भी आपकी नागरिकता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। ये सारी चीजें, बस इतना ही इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन इतना डीप में आपको जाना नहीं है, करना चाहो तो। किस देश में दोहरी नागरिकता यानी कि ड्यूल सिटीजनशिप है, ठीक है, तो अमेरिका से हमने लिया ड्यूल सिटीजनशिप को। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषता कौन सी विशेषता सही है, क्या यहाँ पे राज्य और संघ की दोहरी नागरिकता होती है, राज्य की एकल नागरिकता है, संपूर्ण भारत की कैसी नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जाती है, इसको समाप्त करने के कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार अभी हमने पीछे पढ़े। इसके अलावा इनमें से कौन से नागरिकता अर्जन हेतु, अर्जन मतलब प्राप्त करने के लिए शर्तें हैं सक्षम है। देखो सुनो, नागरिकता के लिए कौन कंडीशन बनाएगा, कौन रूल बनाएगा, क्या चुनाव आयोग बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा, कौन बनाएगा, भारत की संसद बनाएगी ना, विधानसभाएं भी नहीं बनाएगी, भारत की संसद ही बनाएगी। संविधान द्वारा नागरिकता के संबंध में एक व्यापक नागरिकता संविधान कब बना था भाई, सिटीजनशिप एक्ट 1900, कितनी बार अमेंडमेंट हो चुका इसमें, टोटल 6 बार अमेंडमेंट हो चुका, और लास्ट लेटेस्ट कौन सा अमेंडमेंट है, 2000, तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके अलावा कौन सा अधिकार प्राप्त हो जो विदेशियों को नहीं प्राप्त है, तो कौन सा था वो, 15, 16, 19 वाले, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुआ, इसका देखो सुनो, इस नागरिकता तो हमारी, सुनो 1955 में तो हमने एक्ट बनाया था, वो छोड़ दो। जब देश आजाद हुआ ना, पहली सरकार बनी, तभी से हमने इसको, एक मिनट, नहीं, इसका आंसर क्या होगा, जब संविधान लागू हो गया ना, जब से हमारे यहाँ पे नागरिकता का प्रावधान लागू हो गया, उससे पहले कोई प्रावधान नहीं था। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से अपनाई गई है, सिंगल सिटीजनशिप हमने कहां से लिया है, बोलो, इंग्लैंड से लिया है। इंग्लैंड में भी क्या है, सिंगल नागरिकता है। यूएसए में क्या है, ड्यूल है, तो वो हमने वहां से नहीं लिया है, ठीक है। इतना ही रहने दीजिए आज के लिए, बाकी कुछ क्वेश्चंस में बच्चे हैं जो आप लोग खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। जब आप नोट्स बनाओगे तो क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपने जो टेक्स्ट मैंने पढ़ाया बस आप वही लिख सकते हो, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।